नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर ट्रिपल पेट की तैयारी कराई जा रही है। और इसी श्रेणी में हम लोगों ने सबसे पहले ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करी थी और ज्योग्राफी में मोस्टली सिलेबस करा दिया है। और अगर आप लोगों ने देखा नहीं तो जाकर के पीछे का वीडियो ज़रूर देखें। ज्योग्राफी में 5 क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाएगा। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जनगणना के बारे में। जनगणना से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये क्लास ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए आने वाले यूपी स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम हैं, यूपी पुलिस हो, वीडियो लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, कोई भी एग्ज़ाम हो, ध्यान रखिएगा, सभी में ये कुछ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो चाहे लोअर पीसीएस का हो, आर ओ में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जनगणना के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानेंगे, इसके बाद आगे जानेंगे। जनगणना के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि जनगणना आज़ादी के बाद अगर हम बात करें तो जनगणना की ज़रूरत क्यों पड़ी या फिर जनगणना होती क्या है। जनगणना, देखिए दोस्तों, यहाँ पे जनगणना से तात्पर्य होता है जनगणना। जन का अर्थ होता है लोग, गणना का मतलब होता है गिनना, लोगों की गिनती करना। वैसे ठीक है, जनगणना का जो आसान सा अर्थ है। लेकिन जनगणना किसी भी देश के द्वारा क्यों कराई जाती है, कोई देश जनगणना क्यों कराता है, तो इसका मुख्य रीज़न है कि जब तक उस देश में ये नहीं पता चल पाएगा कि देश की आबादी कितनी है, तो किस प्रकार से सरकार विकास की योजनाएं बनाएगी। और आगे जो है फ्यूचर की जो प्लानिंग होती, कहीं ना कहीं खासकर वो अर्थव्यवस्था के विकास को निर्धारित करती है। किसी भी देश के विकास में उस देश की आबादी का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी देश की आबादी में उस देश की किसी भी देश की विकास में उस देश की आबादी का बहुत बड़ा रोल होता है, ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है कि उस देश की जनगणना कराई जाए। हर देश अपने देश की जनगणना करता है और हम भारत भी उसमें एक विकासशील देश है, तो भारत भी जनगणना कराता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चन की। जैसे जनगणना विभाग अधिनियम जो है, ठीक है, जनगणना विभाग अधिनियम 1948 और जनगणना अधिनियम 1990 और उसके तहत किए गए संशोधनों के कानूनी अधिकार के तहत 10 वर्ष में देश में जनगणना होती है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, जनगणना विभाग अधिनियम कौन सा, 1948, और जनगणना नियम 1990 के तहत। ध्यान रखिएगा, जनगणना कितने दिन बाद होती है, कितने वर्ष बाद होती है। तो जनगणना यहाँ पे 10 वर्ष बाद, मतलब प्रति 10 वर्ष पर जनगणना होती है। देश में जनगणना प्रति 10 वर्ष बाद होती है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये निकल के आता है। दूसरा क्वेश्चन, जनगणना कौन सा मंत्रालय कराता है, तो जनगणना जो है गृह मंत्रालय के निर्देश में या गृह मंत्रालय के नियंत्रण में होती है। गृह मंत्री कौन है, श्री अमित शाह। और इसके बाद गृह राज्य मंत्री भी हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गृह राज्य मंत्री जो हैं श्री नित्यानंद राय एंड श्री अजय कुमार मिश्रा, ये लोग गृह राज्य मंत्री हैं। अब जनगणना जैसे जो अभी हुई है, दो लेटेस्ट जो जनगणना हुई है वो 2011 की हुई है। तो 2011 की जो जनगणना, ध्यान रखिएगा, आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना है, ठीक है। और ऐसे टोटल कुल 15वीं जनगणना है। अब 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया। और मतलब आगे जो जनगणना होगी, ध्यान रखिएगा, वो 16वीं जनगणना होगी और आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना होगी। भारत में जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। जनगणना जो है भारत में 2 चरणों में की जाएगी। इसका कौन कौन सा चरण है, इसको भी देख लेते हैं। पहला है, ध्यान रखिएगा, मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना। तो ये एक बहुत बड़ा कार्य है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें पूरे देश की जनगणना करने के लिए 200-400 आदमी नहीं, कई हज़ार आदमी लगाए जाते हैं, ठीक है। जनगणना के कार्य में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, टीचर, अध्यापक, खासकर इनको लगाया जाता है। जिले लेवल पर काम करने वाले, लेखपाल से लेकर के बाकी जितने भी ग्राम पंचायत तक अधिकारी होते हैं, उनको इस कार्य में लगा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो छोटा कार्य नहीं होता, बहुत बड़ा कार्य होता है। उसमें 2 मेन कार्य होते हैं। सबसे पहले मकान का सूचीकरण या मकानों की गणना की जाती है, लगभग 7 से 8 महीना इसमें लग जाएगा। उसके बाद जनसंख्या की गणना की जाती है। तो लगभग 1.5-2 साल लग जाता है जनगणना के कार्य को करने में ही, क्योंकि भारत जैसे देश में जनगणना कराना 2-4-10 दिन का काम नहीं है, इसमें काफ़ी समय लगता है, ठीक है। तो 2 प्रकार से होती है, मकान का सूचीकरण या मकानों की गणना, दूसरा जनसंख्या की गणना। अब आगे देखते हैं। वही मैंने बताया, 6 से 8 महीने में मकान की गणना बंद हो जाती है, मकान की गणना पूरी हो जाती है। इसके बाद दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाती है। और जैसा कि बताया गया कि अब जो जनगणना होगी, ध्यान रखिएगा, वो डिजिटल होगी, जो मोबाइल ऐप पर एकत्र की जाएगी। और इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, CMMS पोर्टल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसको ज़रूर याद रखेंगे कि इसके लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा पोर्टल इसके लिए बनाया गया। तो CMMS
एस पोर्टल विकसित किया गया जनगणना कार्य के लिए। आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डॉक्टर विवेक जोशी जी, ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं इस समय, तो ये इनको याद रखेंगे। इनके इस डिपार्टमेंट में और भी लोग होते हैं, लेकिन इसमें जो मेन प्रमुख व्यक्ति हैं उनको ध्यान रखना है, डॉक्टर विवेक जोशी। अब जनगणना के मेन पॉइंट जो हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है 2011 के आधार पर कौन कौन से आंकड़े आए हैं उसको देखते हैं, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। जन का मतलब होता है लोग, गणना का मतलब होता है गिनती करना, मतलब जनगणना का एक अर्थ निकल के आता है लोगों की गिनती करना। जनगणना का जो अर्थ निकल के आता है लोगों की गिनती करना। अब भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। लेकिन इसकी जो विधिवत शुरुआत हुई थी 1881 में हुई थी। इसकी विधिवत शुरुआत कब से मानी जाती है? 1881 में। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जनगणना की विधिवत शुरुआत किसके समय में शुरू की गई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इसके समय में की गई थी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जनगणना की विधिवत शुरुआत की गई थी। अभी तक अगर पूछा जाए कितनी बार जनगणना हो चुकी है? 15 बार हो चुकी है। आज़ादी के बाद कितनी बार हो चुकी है? 7 बार हो चुकी है। तो इन दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं। 2011 की जो जनगणना रही है, 2011 की जनगणना जो है 71 जिलों में हुई, 321 तहसीलों में, 915 नगरों में और लगभग 1,06,774 गाँव में जनगणना कराई गई। ये 2011 की बात हो रही है। कुल जनसंख्या लगभग में दिया गया, ध्यान रखिएगा, लगभग 19 करोड़ मतलब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। और जो भारत की जनसंख्या का 16.51% है, हमारे देश की जनसंख्या का लगभग कितना है? 16.51% है। उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है वो लगभग 19 करोड़ है। और जो भारत की जनसंख्या का 16.5% या 16.51% है। 19 करोड़ की आबादी में पुरुषों की आबादी कितनी है? 52.29%। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। महिलाओं की आबादी कितनी है? 47.71% महिला हैं। इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद 0 से 6 वर्ष की आयु के कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं? ध्यान रखिएगा, 0 से 6 आयु के लगभग 30,79,000, 1 मिनट, 1 सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3,07,91,331 ये आबादी, ध्यान रखिएगा, 0 से 6 वर्ष की आयु की, जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना है? सॉरी, हाँ, प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 15.4%। प्रदेश यूपी की, मतलब जो हमारे देश की जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश, जो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 15.41%, मतलब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19 करोड़ का, जो 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, इनकी जनसंख्या लगभग कितना? 15.41%। और यहाँ पे इसके पहले जो था, ये भारत की जनसंख्या का, ध्यान रखिएगा, 19 करोड़ आबादी जो है ये भारत की आबादी का 16.51% है। तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे, ये दोनों पॉइंट। 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो टॉप 3 याद रखना होता है, क्योंकि टॉप 3 ज़्यादातर पूछता है एग्जाम में, तो उसी के आधार पर हम यहाँ पे जानेंगे। 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो जिला, ध्यान रखिएगा, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद। प्रयागराज संगम नगरी के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए फेमस है। गाज़ियाबाद चूड़ी उद्योग के लिए फेमस है, कांच उद्योग के लिए खासकर। 2011 में न्यूनतम जनसंख्या जो रही है, ध्यान रखिएगा, न्यूनतम जनसंख्या जो रही है, महोबा पान के लिए बहुत ही फेमस है, चित्रकूट, और इसके बाद हमीरपुर, ठीक है। 2011 में न्यूनतम जनसंख्या जो रही है महोबा की रही है, उसके बाद चित्रकूट की, उसके बाद हमीरपुर की रही है। इसके बाद सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जो ज़िला है, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या जो है वो कहाँ की रही है? तो प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद की रही है, मुरादाबाद और गाज़ियाबाद की। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले ज़िलों की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर। सर्वाधिक महिला जनसंख्या कहाँ की है? इलाहाबाद की, आजमगढ़ की और जौनपुर की। इसके बाद सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो ज़िलों में देखी गई, सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद और श्रावस्ती में देखी गई है।
न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर। अगर इतना आप तैयार कर लेंगे, इससे बाहर से कुछ नहीं पूछा जाता है। हमने मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखा है। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन पहले जो मेन क्वेश्चन ज़्यादा जो पूछे जाते हैं या फिर इस पे से ज़्यादा जो पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे रखा है। इसको देखेंगे। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो कानपुर, उसके बाद हमीरपुर, बागपत। सर्वाधिक जनघनत्व जो है, तो सर्वाधिक जनघनत्व जो है, ध्यान रखिएगा, वो गाजियाबाद का है, 3971 प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद वाराणसी, फिर लखनऊ का है। न्यूनतम जनघनत्व की बात करें तो न्यूनतम जनघनत्व जो है ये है ललितपुर में 242। इसके बाद सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती कहाँ पे, सोनभद्र में अगर पूछा जाए। इसके बाद हमीरपुर में। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता कितनी है, 80.12% है। इसके बाद नंबर है कानपुर का, और इसके बाद फिर है औरैया का। न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो न्यूनतम साक्षरता जो है वो है श्रावस्ती की जो साक्षरता है 46.74%। इसके बाद बहराइच की और बलरामपुर की। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ की है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है गौतम बुद्ध नगर की 88.06%। इसके बाद औरैया की, इसके बाद इटावा की। न्यूनतम पुरुष साक्षरता अगर पूछा जाए तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ की है, ये है श्रावस्ती की, बहराइच, उसके बाद बलरामपुर की। श्रावस्ती की जो है, इसको ध्यान रखना है, 57.16%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले ज़िलों की बात करते हैं तो सर्वाधिक महिला साक्षरता जो है कहाँ पे, कानपुर नगर की है 75.05%। इसके बाद लखनऊ की है, और फिर गौतम बुद्ध नगर की है। रट्टा मार लेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, और ये जितने भी एग्ज़ाम हैं आने वाले वो सब में पूछा जाएगा। तो ये सारे धमाकेदार क्वेश्चन हैं, और इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर से नहीं पूछेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम महिला साक्षरता दर। न्यूनतम महिला साक्षरता दर जो है वो श्रावस्ती में 34.72%। उसके बाद बलरामपुर, फिर बहराइच। सर्वाधिक लिंगानुपात, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया ये। सर्वाधिक लिंगानुपात तो जो है कहाँ का है, जौनपुर का। ये प्रति 1000 पर है, लिंगानुपात प्रति 1000 पर देखा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जौनपुर में लड़कियों की संख्या है 1024 प्रति 1000 लड़कों पर, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। इसके बाद आजमगढ़ और फिर देवरिया। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो ज़िले हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वो है गौतम बुद्ध नगर, जो सबसे ज़्यादा शिक्षित है, वहीं पर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कम भी है। हमीरपुर, बागपत, दोनों एक स्थान है दोनों का। उसके बाद कानपुर नगर और बांदा का, तो दोनों में सेम है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा है बलरामपुर में, कितना है, 950 है प्रति 1000 लड़कों पर। इसके बाद संत कबीर नगर, बहराइच, सिद्धार्थ नगर, दोनों एक स्थान पर हैं, तीसरे नंबर पर। अर्थात न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जो है वो बागपत में है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात बागपत में है। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, फिर गाजियाबाद में। बागपत में कितना है, 841। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, अगर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात करता है तो इलाहाबाद में है। उसके बाद आजमगढ़, फिर जौनपुर में। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या की बात करता है तो गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है औरैया में। इसके बाद इटावा में, फिर मैनपुरी में। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या की बात करेगा तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है श्रावस्ती में, बहराइच में, फिर उसके बाद बलरामपुर में। तो इसको ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात की बात करेगा, सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात, 1 मिनट, ये 2 बार हो गया क्या क्वेश्चन। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात 841। अच्छा, ग्रामीण शिशु लिंगानुपात, ठीक। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात की बात करें तो ये बलरामपुर में है। इसके बाद संत कबीर नगर और बहराइच में। न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात की बात करें तो न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात जो है वो गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद बागपत, फिर बुलंदशहर में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है गाजियाबाद चूड़ी के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, गाजियाबाद नहीं, फिरोजाबाद चूड़ी के लिए फेमस है, गाजियाबाद। इसके बाद लखनऊ नवाबों का शहर, और कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। इसके बाद आता है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की बात करें श्रावस्ती, इसके बाद चित्रकूट, फिर कौशाम्बी। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या प्रतिशत जो है वो गाजियाबाद की है, फिर लखनऊ की, इसके बाद कानपुर की है।
न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की बात करें, श्रावस्ती पहले स्थान पर है, उसके बाद कुशीनगर, फिर महाराज। ये टॉप 3 हैं, इनको ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये सीतापुर में है, उसके बाद इलाहाबाद, फिर हरदोई में। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या बागपत में है, उसके बाद श्रावस्ती, फिर गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी की बात हो रही है यहाँ पे, तो सोनभद्र में है, उसके बाद बलिया में, फिर देवरिया में। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, यहाँ की जनजातियाँ, इसको ध्यान में रखेंगे। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जो है बागपत में है, इसके बाद कन्नौज में, फिर बदायूं में। जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसको रट्टा मार के जरूर जाएंगे। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर जो 10 साल में वृद्धि हुई है, जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर जो हुई है, तो वो हुई है 20.2%। कितना हुई है? 20.2% ये जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 10 साल में बढ़ गई है जनसंख्या। जनघनत्व कितना है? तो जनघनत्व कितना है? उत्तर प्रदेश का 829 है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको तो ज़रूर याद रखना है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? 902। कितना है? 902 है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 67.7% है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुषों की साक्षरता दर है 77.3%। महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? महिलाओं की साक्षरता दर है 57.2%। धार्मिक जनगणना, उत्तर प्रदेश की धार्मिक जनगणना 2011 की बात कर लेते हैं। धार्मिक जनगणना की अगर हम बात करें तो हिंदुओं की आबादी जो है कितनी है? लगभग 79.73% है, ये हिंदू हैं राज्य में। और लगभग मुस्लिम आबादी 19.26% मुस्लिम आबादी है राज्य में। सिख की आबादी का प्रतिशत है लगभग कुल आबादी में 0.32%। ईसाई लोगों की आबादी का प्रतिशत है 0.18%। और बौद्ध धर्म के लोगों का जो प्रतिशत है, ध्यान रखिएगा, 0.10%। और जैन धर्म के लोगों का जो प्रतिशत है, मतलब इनकी संख्या है जो कितने परसेंट है? लगभग 0.11%। तो सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है? हिंदू की है, फिर उसके बाद मुसलमानों की है। ठीक है। सबसे कम किस धर्म के लोग हैं? तो ये बौद्ध धर्म, ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे कम आबादी बौद्ध धर्म की है। यूपी की साक्षरता दर में दशकीय वृद्धि दर कितना हुई है? मतलब 10 साल में साक्षरता दर कितनी बढ़ गई है? तो साक्षरता दर में 11.4% की वृद्धि देखी गई है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में 11.4% की वृद्धि देखी गई है। अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है? प्रति 1000 पर 907 है। और अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात प्रति 1000 पर कितना है? 951 है। तो ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एकदम, अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा बुक पलटने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स एक जगह हमने दे दिया है। ये सारी चीज़ आप अगर पढ़ लो, 2-3 बार देख लो वीडियो चला के, तो बिल्कुल दिमाग में घुस जाएगा। कॉपी पेन लेकर के बैठें और इसको नोट कर लें तो ज़्यादा सही होगा, ध्यान रखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कई किताब को मिलाकर तैयार किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और एक जगह ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उस क्वेश्चन को ज़रूर यहाँ पे मतलब शामिल किया गया है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इतना करके जाते तो 100% आपकी सफलता सुनिश्चित है, ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएंगे तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।